अच्छा, जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? भव्य किले, है ना? आलीशान महल, रंग बिरंगी पगड़ियां, यही सब। लेकिन इन शानदार दीवारों के पीछे ना एक कहानी छिपी है। और ये कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है। ये कहानी है सदियों के संघर्ष की, बलिदान की और एक ऐसे जज्बे की जिसने कभी हार नहीं मानी। और इसी कहानी ने राजस्थान को सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं प्रतिरोध का एक जीता जागता प्रतीक बना दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस धरती में ऐसा क्या खास था, ऐसी क्या बात थी कि यहाँ के लोग हर बाहरी ताकत के सामने एक चट्टान की तरह अड़ गए। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं, मिलकर समझते हैं राजस्थान की उस आत्मा को जो शायद हार मानने के लिए बनी ही नहीं थी। और देखिए, ये जो पूरी पड़ताल है ना, इसकी बुनियाद राजस्थान के इतिहास और संस्कृति पर आधारित एक एकेडमिक किताब है। मतलब हम कोई नई कहानी नहीं बना रहे हैं, हम तो बस उस इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो किताबों में दर्ज है, ताकि हम तथ्यों की रोशनी में इस वीर भूमि की कहानी को देख सकें। ठीक है, तो इस प्रतिरोध की कहानी को समझने के लिए ना हमें समय में बहुत पीछे चलना होगा। मतलब राजपूतों के आने से भी पहले, उस दौर में जब ये जमीन संघर्षों से नहीं बल्कि कह सकते हैं पुरानी सभ्यताओं की गूंज से आबाद थी। अब ये जानना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि राजस्थान की पहचान सिर्फ मध्ययुगीन लड़ाइयों से ही नहीं बनी है। इसकी नींव तो हजारों साल पहले रखी गई थी, जब यहाँ ऐसी सभ्यताएं फल फूल रही थीं जिन्होंने इस मिट्टी को वो सांस्कृतिक गहराई दी जो आगे चलकर इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। ये जो बर्तन दिख रहे हैं, ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं हैं। ये सबूत हैं इस बात का कि यहाँ हजारों साल पहले भी कितने विकसित समाज रहा करते थे। चाहे वो कालीबंगा की बेहतरीन टाउन प्लानिंग हो या आहार की अनोखी कला, ये सब क्या दिखाते हैं? यही कि इस जमीन की एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी पहचान थी, और यही वो पहचान थी जिसके लिए आगे चलकर लड़ाइयाँ लड़ी जानी थी। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस शांत जमीन पर बाहरी हमलों के बादल मंडराने लगते हैं। यहीं से वो चिंगारी भड़कती है जिसने आने वाली सदियों के लिए राजपूत पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहली बार राजस्थान के जो अलग अलग राज्य थे उनको एक कॉमन दुश्मन का सामना करना पड़ा, और इसी चुनौती ने उन्हें एक साथ आने पर मजबूर किया। और यहीं से उस लंबे संघर्ष का दौर शुरू हुआ जिसने सदियों तक इस धरती का मुकद्दर तय किया। और इस शुरुआती प्रतिरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनकर कौन उभरा? पृथ्वीराज चौहान। वो सिर्फ अजमेर के राजा नहीं थे, बल्कि वो उस वक्त पूरे उत्तर भारत की हिफाजत के संकल्प और बहादुरी का एक सिंबल बन गए थे। तो बात आती है तराइन की लड़ाई की। तराइन के मैदान में ना सिर्फ दो सेनाएं नहीं टकराई थीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग अलग विचारधाराओं का महासंग्राम था। और इस लड़ाई का जो नतीजा होना था वो सिर्फ एक राजा की हार या जीत तय नहीं करने वाला था, बल्कि वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य लिखने वाला था। तो दांव पर आखिर लगा क्या था? दांव पर था दिल्ली का तख्त, दांव पर था पूरे उत्तर भारत का भविष्य। ये लड़ाई ये तय करने वाली थी कि आने वाली सदियों में हिंदुस्तान की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी। पृथ्वीराज की हार ने दिल्ली के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन इसने प्रतिरोध की आग को बुझाया नहीं, बल्कि और भड़का दिया। अब लड़ाई दिल्ली के लिए नहीं थी, अब लड़ाई थी राजस्थान की अपनी जमीन के लिए, अपने किलों और अपनी घाटियों की हिफाजत के लिए। पृथ्वीराज के बाद प्रतिरोध की ये मशाल थामी मेवाड़ ने, और ये छोटा सा राज्य आने वाली कई सदियों तक पहले दिल्ली सल्तनत और फिर ताकतवर मुगलों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का सबसे मजबूत किला बनकर खड़ा रहा। मेवाड़ के इस लंबे संघर्ष की बागडोर असल में तीन महानायकों ने अपने कंधों पर उठाई: महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। इनमें से हर एक ने अपनी पीढ़ी में आज़ादी की उस लौ को न सिर्फ जलाए रखा, बल्कि उसे और भी ज्यादा रोशन किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाराणा कुंभा की। कुंभा सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा ही नहीं थे, वो एक दूरदर्शी निर्माता भी थे। वो ये बात समझ गए थे कि असली प्रतिरोध सिर्फ तलवार से नहीं होता। अपनी संस्कृति को, अपनी कला को, अपने किलों को मजबूत करना, ये भी आज़ादी की हिफाजत का ही एक तरीका। और कुंभा की विरासत इस बात का जीता जागता सबूत है। एक तरफ उन्होंने मालवा और गुजरात की मिलीजुली सेनाओं को हराया, तो दूसरी तरफ 32 विशाल किलों का निर्माण भी किया। उनका बनवाया हुआ विजय स्तंभ वो सिर्फ एक टॉवर नहीं है, वो मेवाड़ की कभी ना हारने वाली स्पिरिट का जश्न है। मतलब उन्होंने जंग और निर्माण दोनों को एक साथ साधा। और अब
कहानी अपने सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था और इस विशाल साम्राज्य के सामने खड़ा था एक अकेला योद्धा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप वो उसूलों पर टिके रहने की एक मिसाल बन गए। सोचिए, उस दौर में जब ज्यादातर राजपूत राजाओं ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मान ली थी, तब प्रताप ने अकेले ही सही लेकिन आजादी का वो मुश्किल रास्ता चुना। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये एक कसम थी, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक मकसद दे दिया। इससे पता चलता है कि अपनी मातृभूमि की आज़ादी उनके लिए क्या मायने रखती थी। ये उनका एक पर्सनल कमिटमेंट था जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। और फिर आती है हल्दी घाटी की लड़ाई। इसकी सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या थी? ये सिर्फ मेवाड़ बनाम मुगल नहीं थी, ये राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई थी। मुगल सेना की कमान खुद एक राजपूत आमेर के राजा मानसिंह के हाथों में थी, और यही बात इस संघर्ष की उलझन और उसके दर्द को दिखाती है। तो यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हल्दी घाटी का असली महत्व उसके नतीजे में नहीं, बल्कि उसके बाद जो हुआ उसमें है। प्रताप की हार नहीं हुई थी, उन्होंने बस लड़ाई का मैदान बदल दिया था। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों से अपना संघर्ष जारी रखा और ये साबित कर दिया कि मेवाड़ की आत्मा को कुचला नहीं जा सकता। तो सवाल ये है कि इन सदियों के लगातार संघर्ष का नतीजा क्या निकला? खैर, इसने राजस्थान की आत्मा पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। हाँ, ये संघर्ष विनाशकारी तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसी संघर्ष ने एक नई पहचान को भी गढ़ा। आज हम जो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे बड़े बड़े किले देखते हैं ना, वो सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वो उस कभी हार ना मानने वाले जज्बे के स्मारक हैं। यहाँ की कला में, यहाँ के साहित्य में आज भी वीरता और बलिदान की वही कहानियां गूंजती हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अपनी आज़ादी और अपनी पहचान को बचाने की असली कीमत क्या होती है। राजस्थान की विरासत शायद हमें यही याद दिलाती है कि पहचान अक्सर सुकून में नहीं बल्कि संघर्ष की आग में तपकर ही बनती है।